मनीषा पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन उसकी किस्मत हर मोड़ पर उसे धोखा देती रही। मासी और भाई से लड़कर उसने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की थी। भाई के एक्सीडेंट ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसी दर्द और मजबूरी में वो ऐसे धोखे में फंसी जिससे वो संभल ही ना पाई। उसे किडनैप कर लिया गया, उसकी मजबूरी को कमाई का जरिया बना दिया गया और धीरे-धीरे उसे इतना बदनाम कर दिया गया, उसने खुद को भी आईने में देखना छोड़ दिया। वक्त बीतता गया और एक दिन वह उस ऑफिस में पहुंची, जहां उसका बॉस एक बेहद कड़क लेकिन दिल से सच्चा आदमी था, जो लड़कियों की इज्जत करना जानता था। मनीषा उसके सामने हमेशा खामोश रहती थी, क्योंकि उसके दिल में डर भी था और एक अनकही उम्मीद भी। लेकिन किस्मत ने फिर एक और खतरनाक मोड़ लिया, जब जंगल के बीच वह कुछ गुंडों के हाथ लग गई। उस अंधेरी रात में गोलियों की आवाज गूंजी। उसका बॉस उसे बचाने आया और खुद जख्मी हो गया। खून से लथपथ उस आदमी ने जब मनीषा को अपने पास गिरते देखा, तो पहली बार उसके हाथ कांपे। मनीषा की आंखों से आंसू बह निकले और टूटे हुए शब्दों में उसकी पूरी सच्चाई बाहर आ गई। हर वह दर्द जो उसने सालों तक छुपाया था, हर वह जख्म जो उसने मुस्कान के पीछे दबाया था, और उसी पल मनीषा को एहसास हुआ कि शायद उसकी किस्मत ने उसे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन उस जख्मी सीने के सहारे उसे पहली बार इज्जत, भरोसा, एक अनकहा सा एहसास मिल रहा था, जो डर और खून के सन्नाटे के बीच भी उसे जीने की नई वजह दे रहा था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। चारों तरफ दूर-दूर तक फैला अंधेरा था। गाड़ी के अंदर मध्यम से रोशनी फैली हुई थी, लेकिन गाड़ी के बाहर दूर-दूर तक फैले हुए सन्नाटे में मनीषा ने घबराकर अपने दुपट्टे को संभालते हुए एक बार फिर पूरी आंखें फैलाकर देखने की कोशिश की, मगर बाहर अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस बार भी मायूसी से अपनी गर्दन मोड़ती उसने अपने साथ वाले सीट पर बैठे तनिष्क को देखा। एक हाथ में सिगरेट व्हील पर रखा, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने अपनी बाई टांग पर रखी हुई थी। वह बार बार किसी गहरी सोच में गुम था। मनीषा ने गहरी सांस ली। अब हमें यहाँ और कितनी देर रुकना पड़ेगा? उसकी आवाज़ में घबराहट छलक रही थी। तनिष्क ने पलटकर एक गहरी निगाह अपनी उस नई सेक्रेटरी पर डाली, जिसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए आज 5वां ही दिन था। पता नहीं हाईवे वाले पुलिस को कॉल तो की है, लेकिन फिलहाल उनके आने का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा। उसके अंदाजे में बेहद लापरवाही दिखाई दे रही थी। मनीषा ने बेबसी से अपना मुंह मोड़ा। उसका सफ़ेद चेहरा, बालों की लटें पसीने से भीगकर चिपकने लगी थी। गाड़ी का एसी ऑफ हुए काफ़ी देर बीत चुकी थी। आखिर हम दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों नहीं उतर जाते? गाड़ी में बहुत गर्मी है। उसने एक बार फिर बोलने की हिम्मत की थी। इस बार तनिष्क ने मुड़कर एक तेज निगाह उस पर डाली। मनीषा बुरी तरह से घबरा गई। उस काली आंखों वाले आदमी से उसे पहले दिन से ही अजीब सा डर महसूस होता था। वह उम्र में उससे पूरे 12 साल बड़ा था। वह 20 साल की थी तो वह पूरे 32 साल का था। उसे लोगों से बात करते हुए भी घबराहट महसूस होती थी। वह तो बाहर के क्लाइंट की आंखों में आंखें डालकर भी अपनी बात मनवा सकता था, और मनीषा तो एक हालात की सताई हुई लड़की थी, हमेशा आंखों में आंसू छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलने वाली लड़की थी। और तनिष्क था एक बड़े बिजनेसमैन, अंपायर मालिक, ताकत जिसकी मुट्ठी में हमेशा रहती थी, देश विदेश के सफ़र करने वाला, जिसकी एक फ़ोन कॉल पर हर वक्त हाजिर रहने के लिए लोग तैयार रहते थे, जिसके मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर हजारों लड़कियां अपनी जान देती थी। लेकिन बस एक वो था जो मुस्कुराता ही इतना कम था कि लोगों को लगता था वह इंसान कम रोबोट ज़्यादा है। एक हैंडसम रोबोट। मैडम मनीषा, अगर आपको पता हो तो इस वक्त हम दो रास्तों को मिलाने वाले एक हाईवे के बीच में खड़े हैं। यहाँ से पूरा इलाका कच्चा है। दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं, और जंगल भी वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ये पूरा कांटों से भरा जंगल होते हैं। यहाँ डाकू हमारे ही जैसे किसी शिकार के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही गाड़ी से उतरकर नीचे कदम रखे हैं, यहाँ आसपास मौजूद कोई डाकू हमारी आहट सुनकर हम तक आ पहुँचेगा। उसके बाद जो कुछ मेरे और आपके साथ होगा वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वरना डर से कहीं आप बेहोश ही ना हो जाओ। वो बड़े रूखे अंदाज में बोला। उसने मनीषा का दिल बुरी तरह से धड़का दिया था। मनीषा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। निचले होठों के कोने को उसने अपने दांतों में दबा लिया। गर्मी और परेशानी की वजह से उसके चेहरे पर लाली फैल गई थी।
छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी, तो फिर आपको किसने कहा था इतनी दूर मीटिंग रखने को? आपकी एक कॉल पर सब कुछ हो जाता। आप क्लाइंट को भी वहीं बुला लेते। वह अबरोनी सी शक्ल बनाकर बोली थी। वह अब अपने और अपने बॉस के बीच स्टेटस का फर्क भूल गई थी। तनिष्क ने हैरानी से उसे देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़े दिलचस्प भाव दिखाई दिए थे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ जॉब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप इस वक्त कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं लग रही हैं। आपको पता होना चाहिए, जब क्लाइंट मीटिंग तय करता है तो आने जाने की डिमांड भी उसी वक्त तय की जाती है, और मेरे लिए इस हाईवे का सफ़र कोई खास मायने नहीं रखता। ये तो आज बदकिस्मती से गाड़ी खराब हो गई और मुझे गाड़ी ठीक करवाना याद नहीं रहा, तो इसलिए अब हम पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसे खड़े हैं, वरना ऐसे हालात मेरे साथ रोज रोज नहीं होते। मनीषा ने उसकी बात पर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। उसे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हथेलियां पसीने से भीग रही थी, बल्कि वह खुद भी पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी। क्या मुसीबत है यार। साथ बैठा तनिष्क 5 मिनट और ज़्यादा इंतजार करने के बाद बुरी तरह से परेशान हो उठा था। उसने तेजी से अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले थे। माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए टिश्यू का आधे से ज़्यादा डब्बा खाली कर चुका था। मनीषा बेकाबू होकर अब परेशान हो रही थी। शायद पुलिस हमारी मदद के लिए आ रही हो। उसने खिड़की से अपना सिर चिपकाकर एक बार फिर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर तो बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाओ। इतना मोटा दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ रखिए, इस गर्मी में भी कहीं आप बेहोश ना हो जाओ। तनिष्क की बात पर मनीषा को जैसे कोई करंट सा लगा था। वह उछलकर उसकी तरफ पलटी। नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात पर तनिष्क ने लापरवाही से अपना सिर झटका। हाँ, दिख तो रहा है आप कितनी ठीक हैं। स्वर्ग की हवाएं तुम्हारी तरफ तो आ रही है ना? आपको इस तरफ से लापरवाही से कहते हुए उसने सीट की पीठ से टेक लगा ली। और यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर पुलिस वाले का नंबर डायल किया, लेकिन पिछली कई बार की तरह इस बार भी नंबर बिजी जा रहा था। तनिष्क को शायद अब गुस्सा सा आ रहा था। घड़ी की सुइयां रफ्तार से चल रही थी। उन्हें अब इस रास्ते पर खड़े 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था। यह हकीकत थी, वह अपने साथ मौजूद मनीषा की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे पता था वह जवान और खूबसूरत है, और ऐसे में अगर यहाँ किसी गलत नीयत के आदमी से उसका सामना हो गया तो वह क्या करता। एक नज़र उसने मनीषा पर डाली, जो खिड़की के सहारे अपनी ही सोचों में गुम थी। उसने सावधानी से डैशबोर्ड खोला और एक बार फिर उसे मायूसी हुई। वह जानता था कि आज भी अपनी गन लाना भूल गया है, लेकिन चेक करने में क्या ही जाता था। ओके, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और आप ये इतनी मोटी सी दुपट्टा अपने ऊपर डाल रखी है। अच्छा होगा इसे साइड में उतार कर रख दो। हम थोड़ी देर बाहर खुली हवा में खड़े हो जाते हैं। वह जैसे ये फैसला कर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। मनीषा ने उसे पसीने में भीगी शर्ट के साथ बाहर निकलते देखा और गहरी सांस ली। अब तो उसे अपनी सांस भी डूबती हुई महसूस हो रही थी। तेजी से अपनी तरफ का लॉक खोलते हुए वह गाड़ी से बाहर निकली। गाड़ी के घुटन भरे माहौल से बाहर निकलते ही उसे तेज हवा का एक झोंका टकराया। मनीषा को एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। सुनसान सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दूर तक फैली हुई थी, और कोई रोशनी नहीं थी। यहाँ से शहर कितना दूर है? हम लोग पैदल चलकर नहीं जा सकते क्या? मनीषा ने हिम्मत करके उसे पीछे से बुलाया, जो अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर सिर पर रखे हुए था और जांचती हुई निगाह से सामने देख रहा था। वह एकदम पलटा। शहर यहाँ से पूरे 4 घंटे की दूरी पर है, वह भी गाड़ी में बैठकर जाने पर, और तुम पैदल शहर तक जाना चाह रही हो? तुम क्या कोई टार्जन हो? इस बार वह दिलचस्पी से बोला था। अच्छा, एक काम करो, अगर सच में तुम्हारे अंदर चलकर जाने की इतनी हिम्मत है तो प्लीज़ मुझे अपने कंधों पर उठा लो, क्योंकि मैं खुद यहाँ इस वीरान सड़क पर खड़े खड़े अब परेशान हो गया हूँ। मुश्किल से गंभीर शब्दों में कह रहा था। मनीषा ने पहले उसे हैरानी से देखा और अगले ही पल उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। वह इतनी गंभीर सिचुएशन में भी मजाक कर रहा था। उसके होंठ शरारत से मुस्कुरा रहे थे। मनीषा ने मुश्किल से खुद पर काबू किया। उसे अपने आप पर बेकाबू ही गुस्सा आया था। अचानक ही तनिष्क, जो गहरी निगाहों से मनीषा का जायजा लेते हुए धीमे से मुस्कुरा रहा था, एकदम पलटकर सामने सड़क के दूसरी तरफ मौजूद झाड़ियों की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, कोई जानवर है? मनीषा बुरी तरह से घबराई थी। नहीं, गाड़ी के अंदर बैठो, कहते हुए उसने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और पीछे मुड़ा।
गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने मनीषा को अंदर धकेला और तेजी से अपनी सीट की तरफ लपका, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सड़क के दूसरी तरफ से निकलने वाले उन 3 बदमाशों ने गाड़ी में किसी इंसान की मौजूदगी भांप ली थी। इससे पहले कि वह गाड़ी में बैठकर उसे लॉक करता, तीनों उसके सर पर मौजूद थे। यार, बड़े दिनों के बाद शिकार मिला है। गाड़ी बुलेट प्रूफ जैसी मजबूत दिखाई दे रही है। तगड़ी पार्टी हाथ आई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए से कम नहीं हाथ आने वाले। मास्क में चेहरा छुपाए एक अधेड़ उम्र वाले आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसके जवाब में उसके साथ आए दोनों लोग जोर से हंसे थे। तनिष्क को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। वह जंगली डाकुओं के हाथ लग चुका था। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। उन तीनों के हाथों में हथियार थे, जबकि अंदर बैठी मनीषा का तो जैसे खून रगों में ही जम गया था। प्लीज़ हमें जाने दो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करता हूँ। वह गाड़ी के अंदर से ही अचानक विनती भरी आवाज़ में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। डाकू हथियार लिए खड़े थे। तनिष्क ने बेबसी से अपनी आंखें मीच की झुका ली। ये लड़की उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ निकली थी, और जो उसकी मौजूदगी से अभी तक बेखबर थे, अचानक दिलचस्पी से गाड़ी के अंदर झांकने लगे। अरे बाबा, उसके साथ तो कोई जवान लड़की है, और खूबसूरत भी। आवाज़ तो बहुत प्यारी है, ज़रा देखे तो कौन है। एक आदमी ने तनिष्क को हथियार की नोक से पीछे करते हुए दूसरे को रास्ता दिया था। वह ड्राइविंग सीट पर अंदर बैठा तो मनीषा की आंखें डर से फैल गई। वह बुरी तरह कांप रही थी। हाथ मत लगाना उसे। तुम लोगों को जो कुछ चाहिए मैं दे देता हूँ। जितने पैसे चाहिए डिमांड करो। उसे मनीषा की तरफ लालची निगाहों से देखते पाकर तनिष्क ने जोर से दहाड़ा था, मगर अंदर बैठा आदमी अब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। भाड़ में गए पैसे। जब यहाँ ऐसा खूबसूरत चमकता हीरा मौजूद है तो पहले उससे फ़ायदा तो उठा ले। पैसे तो हम तुमसे ले ही लेंगे, वह लार टपकाते हुए शब्दों में कह रहा था। मनीषा के होठों से घुटी घुटी सी चीख निकली। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसने तेजी से बाहर निकलना चाहा, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठे उस डाकू ने झट से उसकी बाजू दबोच ली। बाहर खड़े तनिष्क से अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी ओर तनी गन की परवाह किए बिना उस डाकू को धक्का दिया। डाकू जरा सा लड़खड़ाकर पीछे गिरा था। तनिष्क लपक कर ड्राइविंग सीट पर झुका था। मैं तुझसे कह रहा हूँ, बाहर निकल और उसकी तरफ बुरी नज़र डालना बंद कर। वह एक इज्जतदार लड़की है। उसने डाकू को गिरेबान से पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर घसीट लिया। मनीषा ने आश्चर्य से तनिष्क की तरफ देखा। उसका दुपट्टा, जो पहले घुटनों तक खुद को ढके बैठी थी, खिसक कर नीचे गिर गया था। बालों का जूड़ा भी खुल गया था। बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और डर कांप रहा था। तनिष्क की बस एक निगाह उस पर पड़ी और अगले ही पल उसे अपने सिर के पीछे भारी दबाव का एहसास हुआ। बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचते ही वह बेबसी से अपनी आंखें मूंद गया। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकर चलो इसे अपने साथ। पैसे वाला होगा तो अपनी जगह, ये इलाका हमारा है। ड्राइविंग सीट पर बैठे डाकू को गुस्सा आ गया था। वह भड़क कर गाड़ी से बाहर निकला। बाहर मौजूद डाकुओं ने तेजी से तनिष्क के सिर पर एक और वार किया था। तनिष्क को अपने चेहरे पर कोई गीली सी चीज़ फैली हुई महसूस हुई। उसकी आंखें धुंधला गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने देखा, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वे लोग मनीषा को बाहर निकाल रहे थे। वह सिसक रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए बुला रही थी, मगर वे उसकी बेबसी से आनंद ले रहे थे। फेंक दो इसे यहीं, हमारा काम है, उस लड़की के तरफ इशारा करते हुए डाकुओं का सरदार बोला था। तनिष्क को अपनी धड़कनें डूबती हुई महसूस हुई। वह उस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ तक लाया था। उसे पता था वह किसी मामूली से घर से संबंध रखती थी। उसकी इज्जत ही उसके लिए सब कुछ थी। उसने खुद को संभालना चाहा, मगर उसके साथ खड़े डाकू ने एक और बार बंदूक का पिछला हिस्सा उसके सर पर दे मारा। उसे ज़मीन पर गिरा दिया था। वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। उसके सामने मनीषा को वे लोग घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जा रहे थे। वह उसका नाम लेकर बुला रही थी, मदद मांग रही थी। तनिष्क की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इधर कुलदीप और उसकी माँ बहुत परेशान थी। कुलदीप ने एक लापरवाह नज़र खिड़की पर डाली। उसने कहा तो था कि आज रात वापस आ जाएगी। उसके बताए हुए वक्त से भी टाइम इतना आगे हो गया है, पता नहीं कब आएगी। लापरवाही से सिर झुकाते हुए उसने चारपाई पर करवट बदल ली। माँ, अब मैं सो रहा हूँ। अगर उसका फ़ोन आए तो उसे कह देना रिक्शा या टैक्सी पकड़कर खुद ही आ जाएगी। मैंने इतनी रात तक जागने का ठेका नहीं ले रखा।
मुझे अब बड़ी जोर से नींद आ रही है, वो बड़ा सा उबासी लेते हुए बोला था। कमरे में दाखिल होती विमला देवी ने एक नापसंद नज़र अपने बेटे पर डाली। तू उम्र के 25 साल में लग गया है, लेकिन अभी तक तुझे अकल नहीं आई। मैं तुझे कब से कह रही हूँ ये लड़की किसी काम की नहीं है। जिस मकसद के लिए तू उसे लाया है, मुझे तो वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। महीने हो गए हैं तुझे उससे शादी किए, लेकिन ना तो उसने तेरी कोई बात मानी और ना ही कोई फायदा दिया, और तुझसे वह एक छटांग भर की पत्नी नहीं संभाली जाती। कल से वह घर से निकली हुई है और तुझे उसकी परवाह ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ चुटिया से पकड़, थप्पड़ लगा मुंह पर, जब घर वापस आए। न जाने कहाँ आवारा गर्दी करती फिर रही है। विमला देवी ने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर सामने कुलदीप था। लड़ाई से बचते हुए वह चारपाई पर लेटकर अपने ही ख्यालों में खो गया। अरे माँ, फिक्र मत करो, जो मैं चाहता हूँ वह तो मैं उसे करवा ही रहा हूँ। अब जहाँ वह नौकरी पर लगी है वह बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी से आधा हिस्सा अपने नाम ना लिखवाया तो मेरा नाम भी कुलदीप नहीं। और देर हो गया तो क्या हुआ, बड़े मज़े से कह रहा था। उसके चेहरे पर सोच की एक गहरी छाए उमड़ आई थी। विमला देवी कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर सिर झटककर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वह बराबर आंखों में सुनहरे सपने सजाए आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा था, जब उसकी दुनिया ही बदलने वाली थी। 25 गज के 5 मंजिला छोटे से मकान से निकलकर वह बहुत जल्द एक बड़ी सी कोठी में शिफ्ट होने वाला था, और ये सब कुछ उस छटांग भर की लड़की ने करना था। उसके बारे में उसकी माँ का ख्याल था कि वह बहुत मासूम और बेवकूफ़ लड़की है। एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट कुलदीप के होंठों पर फैल गई थी। मनीषा का चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हाय, ये तो बला की कयामत है, मगर क्या करूं? इस चिड़िया से मुझे कई काम निकलवाने हैं। फिलहाल इसके पर नहीं कुतर सकता। माँ, वह अपने होठों से बड़बड़ाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इधर कुछ ही पलों के बाद गहरी नींद में खो गया था, ये जाने बिना कि अंधेरी रात में चिल्लाती हुई मनीषा हर उस आदमी को नाम लेकर बुला रही थी जिसके साथ उसका कभी कोई रिश्ता रह चुका था। वह बुरी तरह से तड़प रही थी, रो रही थी। वह तीनों डाकू उसे घसीटते हुए जंगल में ले जा रहे थे। मनीषा ने पलटकर तनिष्क की तरफ देखा। वह रोड पर गिरा बेजान पड़ा था। उसके सिर से निकलता हुआ खून उसके सिर के नीचे जमा हो रहा था। मनीषा ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। हे भगवान, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं पहले ही बहुत मुसीबतों का शिकार हूँ। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। एक डाकू ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने साथ चिपका रखा था, जबकि दूसरे ने उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बांध रखे थे। सारी मुसीबत दूर कर देते हैं रानी, बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलो। इतनी खूबसूरती अपने पास रखकर क्या करोगी, थोड़ा सा खर्च कर लो। वे कमीनी सी हंसी हंसने लगे थे। अब उनकी चाल में जल्दीबाजी नहीं थी। शायद वे तसल्ली में आ गए थे कि तनिष्क को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब कोई उन तक पहुंचने वाला नहीं है। कांटों वाली झाड़ियां और पेड़ों के बीच से मनीषा को घसीटते हुए लोग उसे एक कच्चे से मकान में ले आए थे। मनीषा ने हैरानी से आसपास देखा। वहाँ हल्की सी रोशनी थी। बिजली का छोटा सा इंतजाम भी किया हुआ था। कच्चे मकान में बिछी चारपाई से अंदाजा होता था ये डाकू यहाँ कुछ ही समय के लिए रुकते होंगे। इन तीनों की आंखों में लालच था, हवस थी। चेहरे से दानों उतारते हुए एक आदमी ने सिर से पैर तक मनीषा का जायजा लिया। वह कांप कर रह गई। भगवान के लिए मुझे जाने दो, एक बार फिर उसने मिन्नत की। वह रो रो कर बैठ चुकी थी। अब तो चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। गला भी सूख गया था। उसका दुपट्टा तो रास्ते में कहीं गिर गया था। रेशमी बाल घुटनों तक फैल गए थे। तभी एक डाकू ने आगे बढ़कर मनीषा के बाल अपने हाथ में पकड़ लिए। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है किसी महंगे वाले शैम्पू से नहाती हो। वह घटिया बातें करते ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मनीषा का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। अचानक ही उसने आव देखा न ताव देखा, एकदम पलटकर उसी की तरफ भागने लगी जिधर से वह आई थी। वहाँ गहरा अंधेरा था। अपने पीछे उसे डाकुओं के ठहाके और फिर चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पकड़ो उसे, उन तीनों ने एक दूसरे से कहा था, मगर मनीषा अंधाधुंध भाग रही थी। पैरों में चुभते कांटे और झाड़ियों को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। झाड़ियों के बीच से जाती हुई हर शाख उसके जिस्म से टकरा रही थी। हर खरोच के साथ उसके होंठों से एक सिसकी निकलती थी, मगर वह खुद पर सब्र कर लेती थी। किसी भी पल डाकू उसके सर पर पहुंच सकते थे। मनीषा चलने की रफ्तार मध्यम थी, मगर डाकू तेज रफ्तार में चल रहे थे। वह लोग तो इस रास्ते पर चलने के आदी थे। अचानक ही बीचों बीच हवा में एक फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी।
मनीषा के होठों से एक चीख निकली, कौन है यहाँ? मजबूत मर्दाना आवाज़ पर मनीषा चौंक कर उठ खड़ी हुई थी। एक जोरदार चीख उसके होठों से निकली। उसने देखा सामने पुलिस की यूनिफॉर्म पहने कुछ पुलिस वाले उस रास्ते से अंदर आते दिखाई दिए। मनीषा ने मुड़कर देखा, वह तीनों डाकू उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने भी पुलिस वाले को देख लिया था। अब वो तेजी से अपने चेहरे पर मास्क लपेटे हुए वापसी की तरफ भाग रहे थे, मगर पुलिस की नज़रों में आ चुके थे। ट्रेंड और काबिल पुलिस वालों ने तेजी से दौड़ लगाकर अपने और डाकुओं के बीच की दूरी को कम किया था। डाकू भाग रहे थे, मगर सिर पर पहुंची पुलिस ने एकदम उन पर ऐसा हमला किया कि वे चाह कर भी फरार ना हो सके। अब उस वक्त उनकी मरम्मत की जा रही थी और उनके मुंह से उबलती गालियों का एक तूफान निकल रहा था, जिसे सुनते हुए मनीषा थरथर कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों बच गई थी। उसने पलटकर आश्चर्य से उस रोशनी में मिले हुए भयानक मंजर पर डाली, जहां पुलिस तीनों डाकुओं को पकड़कर घसीट रही थी। तुम ठीक हो? जानी पहचानी आवाज़ पर वह उछल पड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखों में डर सिमट आया। उसके पीछे तनिष्क खड़ा था। सिर से बहता हुआ खून रुक चुका था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। आंखों में परेशानी थी। मनीषा कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसका दिल चाहा कि वह उसी वक्त तनिष्क के सीने से जा लगे। उसे वहां देखकर उसे अपने अंदर इतना सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ कि वह बोल नहीं पाई। एक पल में ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। क्या हुआ? चोट लगी है क्या? तनिष्क ने आगे बढ़कर बड़ी फिक्र के साथ पूछा था। उसके हाथ उसके पीठ के पीछे बंधे हुए थे। तनिष्क ने एक नज़र उसका जायजा लिया। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशान और पैरों से बहता हुआ खून उसकी हालत बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे बिल्कुल दिमाग में भी ये नहीं था कि इस हाईवे पर यह हादसा हो जाएगा। मुझे फ्लाइट से ये सफ़र तय करना चाहिए था, वह शर्मिंदगी भरे शब्दों में कह रहा था। उसने आगे बढ़कर अपने और मनीषा के बीच की दूरी को कम किया। मनीषा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। तनिष्क के वजूद से उठती हुई लोशन की महक उसे अपने होश हवास पर छाती हुई महसूस होने लगी। जंगल का वह दहशत भरा माहौल जैसे पल भर में सुकून में ढल गया हो। तनिष्क ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मनीषा के हाथ खोले थे। एक सुकून सा मनीषा के चेहरे पर फैल गया था। उसके बाजुओं और हाथों में तकलीफ हो रही थी। अब तुम ठीक हो? वह फिक्र से फिर से पूछ रहा था। मनीषा ने सिर हिलाया, मगर अगले ही पल हवा में एक और जोरदार फायरिंग की आवाज़ गूंजी। मनीषा की आंखें बेचैनी से फैल गई। तनिष्क ने उसका दायां कंधा रंगीन होते हुए देखा। उसने बेकाबू होकर आगे बढ़कर उसे थाम लिया, जो नीचे गिरती जा रही थी। तनिष्क ने बेकाबू उसका नाम पुकारा, मगर वह निढाल होकर उसके बाजुओं में झूल गई थी। उसके बाजुओं में गोली लग गई थी। तनिष्क ने बेकाबू पीछे मुड़कर देखा। एक डाकू ने फरार होने की कोशिश की थी और ये गोली उसी की गन से निकली थी। वह डाकू पकड़ा गया या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस मनीषा की फिक्र हो रही थी, जो उसके सामने मोम की गुड़िया बनी टूटती जा रही थी। तनिष्क ने बेकाबू उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया था। अगले ही पल वह अंधाधुंध जंगल से बाहर की तरफ भागा था। बाहर हाईवे पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, जिन्होंने उसकी गाड़ी में आई मामूली सी खराबी को ठीक कर दिया था। आंधी तूफान की तरह तनिष्क ने मनीषा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और उसने पलटना चाहा ही था कि अचानक वह चौंका। मनीषा की सफ़ेद गर्दन पर अजीब सा निशान था, यूं जैसे उसे किसी चीज़ से जलाया गया हो। तनिष्क बिल्कुल सुन्न रह गया। ऐसे ही निशान उसकी कलाइयों और बाजुओं पर भी थे। झाड़ियों में अटकने के कारण उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे और दूधिया जिस्म बाहर झलक रहा था, जिस पर जगह जगह निशान थे, जैसे उस पर बहुत अत्याचार किया गया हो। तनिष्क की निगाह में पहले हैरानी और फिर बेकाबू गुस्सा उभर आया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मनीषा का खून तेजी से बह रहा था। उसके पास वक्त कम था। अपनी शर्ट उतारकर उसने तेजी से मनीषा के बाजू पर बांधी, जहां उसे गोली लगी थी। मनीषा की सांसें मंद पड़ गई थी। तेजी से पलटकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए तनिष्क ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अगले ही पल वह उसे सड़क पर दौड़ा रहा था। वह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था। नामालूम उसे किस बात की फिक्र सता रही थी। बार बार पलटकर वो मनीषा की तरफ देख रहा था। उसकी रेस ड्राइविंग का ही नतीजा था कि सिर्फ 20 मिनट के बाद वह नज़दीकी अस्पताल के सामने खड़ा था। मनीषा को बेकाबू हालत में इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया था।
मनीषा ने बंद होती सांसों के बीच कई डॉक्टरों को अपने ऊपर झुके देखा तो ऑपरेशन थिएटर का कमरा उसे मौत का कमरा महसूस होने लगा था। डूबती हुई सांसों के बीच एक तीखी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर उभर आई थी। अब ये सब कुछ देखना भी रह गया था। जिंदगी में उसने बड़े अत्याचार और जुल्म सहे। अब दर्द से अपनी आंखें मूंदी और दिमागी तौर पर खुद ब खुद अपने बीते हुए कल में लौटने लगी। यूं भी उसने सुना था कि जब इंसान मरने वाला होता है तो वह अपने साथ पेश आए सारे किस्से अपनी आंखों के सामने देख लेता है। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। जाने पहचाने चेहरे आंखों के आगे घूमने लगे तो मनीषा ने जोर से झटका खाया, मगर यादें उसे अपने घेरे में लेती जा रही थी। उसे याद था जब उसने 10वीं का पेपर दिया था और अच्छे नंबरों से पास हुई थी, वह कितनी ज़्यादा खुश हुई थी। माँ, जिन लड़कियों के इतने बुरे नंबर आए हैं वह भी कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना भी है, प्लीज़। वह माँ के दोनों हाथ थाम कर बोली थी। बबीता देवी ने गहरी सांस लेकर अपने हाथ वापस खींच लिए थे। वह जानती थी उनके परिवार में लड़कियां तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखती थी। उन्होंने तो फिर भी मनीषा को 10वीं तक पढ़ाया था। पति के मृत्यु के बाद वैसे भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती थी। कुछ जमाने का डर और कुछ अपनी गरीबी का एहसास। उन्होंने मनीषा को कोई सपना नहीं दिखाया था, मगर रात तक वह सिर लपेटे पड़ी रही। बबीता देवी जितनी बार भी खाना लेकर कमरे में आई उसने साफ मना कर दिया, मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे बस आगे पढ़ना है। उसकी आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। बबीता देवी के दिल को कुछ होने लगा था। अभी तो वह 18 साल की भी नहीं हुई थी। उसकी कद काठी इतनी अच्छी निकली थी। बबीता देवी उसे देख देख कर दिल ही दिल में बहुत खुश होती थी। सुनहरी आंखें, कमर तक आते बाल उसके सफ़ेद रंग पर और ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। वह चलती फिरती मोम की गुड़िया सी लगती थी। बबीता देवी को उसका हुस्न डरा कर रखता था। बस यही वजह थी कि वह उसकी जल्दी शादी कर देना चाहती थी। मनीषा ने रात तक अपनी भूख हड़ताल चालू रखी। जब रात के 11 बजे थक हार कर नैतिक भैया घर में दाखिल हुए, उन्होंने हमेशा की तरह आते ही मनीषा का पूछा था। अंदर पड़ी है मुंह लपेट कर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कहती है कॉलेज में एडमिशन लेना है। बबीता देवी ने मरे मरे शब्दों में खबर सुना दी। नैतिक भैया ने गहरी सांस ली, अंदर कमरे में चले आए। उस मोम की गुड़िया में तो उनकी जान बसती थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? उन्होंने हमेशा की तरह प्यार से मनीषा के सर पर हाथ फेरा। मनीषा आंखें भिगाए बैठी थी। पिता की मृत्यु के बाद नैतिक भैया ने उसे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। मनीषा तेजी से उठ बैठी और जैसा वह चाहती थी वैसा ही हुआ। नैतिक भैया उसकी भीगी आंखों को देखकर हमेशा की तरह पिघल गए थे। ठीक है, जैसे ही कॉलेज में एडमिशन खुलेंगे मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हारा एडमिशन दिलवा दूंगा। उन्होंने मोहब्बत से मनीषा के सिर पर हाथ फेरा। वह खुशी से उनसे लिपट गई थी और जिस दिन उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, खुशी से उसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। नैतिक भैया के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे उसने उनसे वादा किया था, मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी वजह से आपको कभी कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। नैतिक भैया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन्हें मनीषा पर पूरा भरोसा था। उसे कॉलेज जाते हुए 5 महीने बीत चुके थे। परिवार भर के लोगों ने जी भरकर बातें बना ली थी और रिश्तेदार तो उनसे अपना रिश्ता ख़त्म करने लगे थे। बबीता देवी की नंद के ससुराल से मनीषा के लिए रिश्ता आया था। एक नहीं 2 रिश्ते आए थे और वे अपने बेटे के लिए मनीषा का हाथ मांग रहे थे, मगर नैतिक भैया ने सख्ती से सबको मना कर दिया था। मनीषा जितना पढ़ना चाहती है पढ़ ले, उसके बाद मैं खुद ही उसकी शादी कर दूंगा। उनके 2 टुक बात पर वे लोग मुंह बनाते हुए उठकर खड़े हो गए। देख लेना, जितनी खूबसूरत है ये लड़की, एक दिन तुम्हारा सिर नीचा जरूर करेगी। और कॉलेज में तो यह आम बात है, कोई लड़का मिला तो ये फरार भी हो जाएगी। लड़कियों को इतनी आज़ादी देने का मतलब समझते ना, किसी दिन तुम्हारी नाक के नीचे ही गुल खिला देगी और घर से भाग जाएगी। ये बात सुनते ही अंदर कमरे में बैठी मनीषा का दिल दहल कर रह गया था, मगर वह सिर झिटक कर किताबों में बिजी हो जाती थी। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहान हो रहे थे जब एक दिन ऐसा हुआ कि वह कॉलेज से वापस आई, मगर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी जान निकल गई। घर का दरवाज़ा खुला था। आंगन में बबीता देवी बुरी तरह से रो रही थी। उनके पास मोहल्ले की औरतें जमा थी। मनीषा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। बैग उसके कंधों से छूटकर नीचे गिर गया। वह लपक कर अंदर माँ के पास आई। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों रो रही हो? अब मनीषा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बबीता देवी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी।
रो रो कर उनकी आवाज़ बैठ चुकी थी। मोहल्ले की औरतों ने बताया, तुम्हारे भैया का किसी बदमाश से दूसरे मोहल्ले में झगड़ा हो गया था। उन लड़कों ने मिलकर नैतिक को बहुत मारा है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए हैं और उनका बहुत ज़्यादा खून बह गया था। पता नहीं बचेगा या नहीं। मनीषा के दिमाग पर जैसे कम टूट पड़ा था। वह उल्टे पांव घर से बाहर की तरफ भागी थी। किस अस्पताल में लेकर गए हैं? उसने एक औरत को पकड़कर सिसकते हुए पूछा। सरकारी अस्पताल, नाम बताते हुए उस औरत ने कहा। अकेली? अकेली लड़की होकर वहाँ क्या करोगी? वहाँ तो सारे मर्द हैं। मगर मनीषा की निगाहों के सामने सिर्फ अपने भाई का चेहरा घूम रहा था। वह बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल पड़ी। सामने से जाते और रिक्शे में बैठते हुए उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, उसे इस वक्त सिर्फ अपने भाई को देखना है। न जाने वो किस हाल में होगा। सरकारी अस्पताल के सामने उतरते ही उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ की। वहाँ अजीब सी अफरा तफरी थी। मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई थी। इतने बड़े अस्पताल में भैया को कहाँ ढूंढूंगी, सोचकर वह होश हवास खोती हुई अंदर दौड़ पड़ी। कई लोगों से पूछने के बावजूद कुछ पता नहीं चला। काउंटर पर खड़ी लड़की से पूछने लगी, मगर वो मरीजों की भीड़ से पहले ही परेशान थी। उसने मनीषा को बुरी तरह डांट दिया। मनीषा का दिल बैठने लगा। तभी अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, आप नैतिक भाई की बहन हैं क्या? मनीषा चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने एक जवान सा लड़का खड़ा था, पैंट शर्ट पहने हुए। कपड़ों पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। उसके चेहरे पर शराफत झलक रही थी। मनीषा ने आंसू पोंछते हुए उसकी बात पर सिर हिला दिया। लड़के ने कहा, नैतिक भाई को कुछ लड़कों ने बहुत बुरी तरह से मारा था। मैं ही उन्हें यहाँ अस्पताल लेकर आया हूँ। इस वक्त वह अंदर इमरजेंसी में है। उनकी कई हड्डियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें अपना खून भी दिया है और अपने साथियों से भी एक एक बोतल खून मंगवा लिया है। आपके भाई ठीक हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर मनीषा के दिल में गहरी तसल्ली उतर आई। न जाने वह कौन था, मगर उस वक्त मनीषा को वह किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। उसी लड़के के साथ चलते हुए मनीषा नैतिक भैया को देखने अंदर चली गई। ऑपरेशन हो चुका था। कई जगह प्लास्टर चढ़ गए थे। वो बेहोश थे। मनीषा उस आदमी के एहसान तले डूब गई थी। डॉक्टर ने बाहर से बहुत सी दवाइयाँ मंगवाई थी। वह सब मैं अपने पैसों से ले आया हूँ और दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले आऊँगा। आप घर चली जाओ, नैतिक भाई के पास मैं हूँ। वह लड़का फिर से बोला। मनीषा ने उसे बड़े ही प्यार से देखा। वह लगभग 23 साल का जवान लड़का था। उसे वह फरिश्ता ही लग रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मानकर घर वापस आ गई। बबीता देवी की हालत खराब थी। मनीषा ने माँ को अपने सीने से लगाया, तसल्ली दी, लेकिन उनके दिलों को सुकून तो तब मिलता जब नैतिक घर आ जाते। फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रहना था। घर में और कोई आदमी मौजूद नहीं था। मनीषा ही 2 टाइम खाना बनाकर नैतिक के लिए अस्पताल ले जाती। वह उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से परेशान हो जाते। नैतिक भैया उसके लिए चिंता कर रहे थे। तू यहाँ मर्दों के बीच में क्यों आती है बेटा? मैं ठीक हूँ, घर चली जा। मगर मनीषा उनका हाथ थामकर तसल्ली देती। वह उन्हें नहीं बताती थी कि अस्पताल लाने ले जाने की जिम्मेदारी उसी लड़के ने उठा रखी है। वह बहुत शरीफ दिखाई देता था और पड़ोसी होकर अपना कर्तव्य निभा रहा था। मनीषा को वो किसी मसीहा जैसा ही लगता था। दवाई लानी होती या किसी डॉक्टर से बात करनी होती, वही भाग दौड़ करता, लेकिन वह कमरे के अंदर नहीं जाता। नैतिक भाई को अस्पताल में 1 हफ्ता बीत चुका था। मनीषा अब तक उस लड़के के लिए गहरी हमदर्दी महसूस कर चुकी थी। ना चाहते हुए भी वह उसका इंतजार करती रहती। उसका नाम कुलदीप था। एक दिन जब मनीषा नैतिक का खाना लेकर आई और उसकी बाइक से नीचे उतरी तो अचानक कुलदीप ने उसे रोक लिया। मुझसे शादी करोगी? उसकी बात पर मनीषा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह हकीकत थी कि कुलदीप की मौजूदगी में उसे सुरक्षा का एहसास होता था, लेकिन शादी? वह घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। आपने मेरे भाई के इलाज के लिए मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? शादी मैं सिर्फ नैतिक भाई की मर्जी से ही करूंगी, और अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। मनीषा ने बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था। वह कुलदीप के एहसान को ठुकराना नहीं चाहती थी। कुलदीप ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल तक मनीषा को देखता रहा। फिर उसने माथे पर आए बलों को झटक दिए। कोई बात नहीं, अगर तुमने मना कर दिया है तो मैं इसे दिमाग पर नहीं चढ़ाऊंगा। तुम अपने भाई को खाना दे आओ। ये कहकर वह जबरदस्ती मुस्कुराया। मनीषा ने उसे धन्यवाद कहा। कुलदीप सच में बहुत अच्छा था। नैतिक निढाल बेड पर बैठे थे।
आज मुझे छुट्टी मिल जाएगी। प्लास्टर तो कुछ महीनों के बाद ही खुलेगा, लेकिन अब तुम दोबारा यहाँ मत आना। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया है, शाम में उसके साथ घर वापस आ जाऊँगा। नैतिक भैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मनीषा ने राहत की सांस ली। मुश्किल के दिन कट गए थे। वह खाना नैतिक के सामने रखकर अस्पताल से बाहर निकली। उसका इरादा था कि वह रिक्शा से चली जाएगी। अब कुलदीप को और ज़्यादा तकलीफ देना वह अच्छा नहीं समझती थी, मगर अगले ही पल किसी मजबूत मर्दाना हाथ ने पीछे से उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। वह बुरी तरह से फड़फड़ाई। खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। दोपहर का वक्त था। रिक्शा की तलाश में वह जरा दूर निकल आई थी। यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी उसके सामने काले रंग की एक वैन आकर खड़ी हुई। वैन का दरवाज़ा खुला। पीछे बैठे आदमी ने उसे मजबूती से पकड़ा था। उसने घसीटते हुए मनीषा को वैन में धकेल दिया। मनीषा के होठों से घुटी सी आवाज़ निकली। रूमाल में क्लोरोफॉर्म था, इसलिए उसके होश आवाज़ जाने लगे। खट से वैन का दरवाज़ा बंद हुआ था। वह चल पड़ी थी। बेहोश होते वक्त भी मनीषा को अंदाजा हो गया था उसके साथ कुछ गलत हो गया है। उसने चिल्लाने के लिए होंठ खोले, मगर दिमाग कहीं डूबता जा रहा था। वह न जाने कितनी देर शहर की सड़कों पर घूमती रही। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो वह एक छोटे से कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। मनीषा ने बोझल आंखों को बड़ी मुश्किल से खोला। दिल धक से रह गया, सिर चकरा रहा था, मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था वह उसे याद आने लगा। वह पूरी कोशिश करके अपनी जगह से उठी और सुन रह गई। उसके दोनों हाथ पीछे ले जाकर रस्सियों से बांधे गए थे। उसके दोनों पैरों में भी रस्सियां बांधी थी। उन्हें चारपाई के साथ इस तरह कसकर बांधा गया था कि वहां से भाग नहीं सकती थी। मनीषा के होठों से एक जोरदार चीख निकली। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसे पता नहीं था कि उसे कौन यहाँ लाया है। वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे घर जाना है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, वह जोर जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कमरे का दरवाज़ा खुला और जो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मनीषा बिल्कुल दंग रह गई। वह कुलदीप था, मुस्कुरा रहा था। मनीषा का दिल धक से रह गया। तुमने मुझे किडनैप किया, वह सदमे में डूबती हुई कांपते होठों से बोली। कुलदीप धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, इतना पास कि हाथ बढ़ाकर वो मनीषा को छू सकता था। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भगवान के लिए मुझे जाने दो, वह मिनमिनाई, मगर तभी कुलदीप ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। जाने दूं? इतनी मुसीबत से किडनैप करके लाया हूं तुझे, और अब छोड़ कैसे दूं? चुपचाप यहाँ बैठी रह, वैसे भी अब वापस जाकर क्या करेगी? तुझे बेहोश हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं। तेरे घर वालों को पता चल गया है कि तू घर से भाग गई है। तेरी माँ तो उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से मर गई, और तेरा वह लूला लंगड़ा भाई जिसकी सारी हड्डियां मैंने तुड़वा दी थी, बस वही बचा है। वह तुझे क्या ढूंढेगा, वह तो खुद अपाहिज हो गया है। कुलदीप ठहाका लगाकर हंसा। मनीषा पर जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। तुमने नैतिक भैया को मारा था, वह सरसराते शब्दों में बोली। कुलदीप ने सिर झुकाया। हाँ जान, वही हूँ मैं, जिसने तेरे भाई की जी भरकर पिटाई लगवाई थी। फिर मैं ही तेरा मसीहा बनकर तेरे साथ अस्पताल में घूमता रहा। मेरा काम बस तेरा भरोसा जीतना था, ताकि तुझे अपने साथ भगा सकूं। लेकिन तू वही नेक शरीफ लड़की निकली। भागने को तैयार नहीं हुई तो मजबूरन मुझे तुझे किडनैप करना पड़ा। मनीषा का जी चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। उसने गलत आदमी पर भरोसा करके कितना बड़ा नुकसान कर लिया था। बबीता देवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया तो उसे एक जोरदार चक्कर आया। अगले ही पल वो बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ी थी। कुलदीप ने उसे देखकर बेपरवाही से मुंह बनाया और कमरे से बाहर निकल गया। अगली बार जब मनीषा को होश आया तो एक बूढ़ी सी औरत ने उसका चेहरा थपथपाया। उसे होश में आते देखकर वह तसल्ली में हो गई। जाओ पंडित जी को बुलाओ, ये होश में आ गई है। उसकी बात पर मनीषा का दिल जोर से कांप उठा। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन इस बार शब्द उसके गले में ही गुम होकर रह गए। कुलदीप उल्टे कदमों से ही कमरे से बाहर निकला। जब वापस दाखिल हुआ तो उसके साथ एक पंडित जी और 4-5 लोग थे जो शादी का सामान लिए खड़े थे। मनीषा को उसी हालत में तैयार करके मंडप तक ले जाया गया और फिर शादी शुरू कर दी गई। पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवा दी जिस हालत में उसे शादी के लिए तैयार किया गया था। उसी बीच कुलदीप ने आगे बढ़कर मुट्ठी में उसके बाल पकड़ लिए, धमकी देते हुए कहा, अगर मना किया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। पहले ही वो तेरे भागने की वजह से लोगों से मुंह छिपाता फिर रहा है।
मनीषा उसकी बात पर हिलकर रह गई। कांपते हाथों से उसने उस शादी को स्वीकार कर लिया। कुलदीप ने खुशी से उसके हाथ पैर खोल दिए। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बर्बाद हो चुकी थी और दुख की बात यह थी उस बर्बादी को उसने खुद दावत दी थी। कमरा खाली हुआ तो कुलदीप ने दरवाज़ा बंद किया, उसके पास आ गया। मनीषा की आत्मा तक कांप गई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और दूर चली जाऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था, वह विनती भरे शब्दों में बोली। कुलदीप जोर जोर से हंस पड़ा। छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी की है तुझसे, वह बोला। जल्दी से आकर तुम मेरे बराबर में चरपाई पर सो जा। तू मेरी सोने की चिड़िया है, जितनी तू खूबसूरत है उससे मैं अपने सारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। बस तुझे वही करना होगा जैसा जैसा मैं कहता जाऊं। उसकी आंखों में लालच और अधिकार जताने का जहर साफ झलक रहा था। मनीषा बिल्कुल सुन रह गई, निगाहें गड़ाए उसे देखती रही। वह करवट बदलकर सो गया। उसके लाए हुए खाने का थाली मनीषा के सामने पड़ा था। न जाने वह कितने दिनों के बाद उसने खाने की शक्ल देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी जैसे नर्क बन चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि शादी के बाद कुलदीप ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, ना ही उसकी सुहागरात हुई। सुबह तक वह दूसरी चरपाई पर मुंह खोलकर सोता रहा। मनीषा को उससे कोई सुकून नहीं मिला, बस डर और हैरानी गहरी हो गई। सुबह जब वह जागी तो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। 5 मंजिला 25 गज का मकान था। मनीषा के हाथ पैर खोल दिए गए थे। शायद कुलदीप को यकीन था कि वह भागकर कहीं नहीं जा सकेगी। घर में एक बूढ़ी सी औरत थी, मगर उसने मनीषा से घर के किसी काम के लिए नहीं कहा। तेरे हाथ खराब हो जाएंगे, उसने कहा। अभी मेरे बेटे को तुझसे बहुत काम है। उसकी बात सुनकर मनीषा हैरानी से उसे देखती रह गई। पता नहीं अब ये लोग उससे क्या करवाने वाले थे। वह दीवार से टेक लगाकर यूं ही दरवाजे की ओर तकती रही। तभी कुलदीप कमरे में दाखिल हुआ और बोला, जल्दी से कपड़े बदल लो और मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी काम है। उसके शब्दों में अजीब सा जोश था। मनीषा ने चुपचाप उठकर कपड़े बदल लिए। ये धार्मिक वस्त्र पहनकर क्यों आई हो? कुलदीप गुस्से से बोला और उसके सिर से दुपट्टा खींच लिया। मनीषा के होठों से सिसकी निकली, मगर उसने बिना कुछ कहे कुलदीप का लाया हुआ बेहुदा कपड़े और मेकअप अपने चेहरे पर लगा लिया। कुलदीप उसे देखता ही रह गया। वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सही में मैं तो हीरा चुनकर लाया हूँ, वह बुदबुदाया। वह उसे लेकर घर से बाहर निकला। बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल पर बिठाकर वह उसे एक इमारत की ओर ले गया। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही थी, मगर वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंदर दाखिल होते ही मनीषा को अंदाजा हो गया, ये कैसी जगह है। ये कोई फिल्म स्टूडियो नहीं था जहाँ ऑडिशन लेते हैं। आते ही उसने किसी लड़के की फुसफुसाती आवाज़ सुनी। उस लड़के ने मनीषा को और इशारा किया, कमरे के अंदर जाने को कहा। कुलदीप उसका हाथ थामे उसे फटाफट अंदर ले गया। सर जी, यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये फिल्म की हीरोइन बन जाएगी ना? कुलदीप ने उत्साह से कहा। मनीषा ने घबराकर पहले कुलदीप की ओर देखा, फिर सामने बैठे उस आदमी की ओर जो सिर से पांव तक उसे गिद्ध की नज़रों से घूर रहा था। तुम जरा बाहर जाओ, उस आदमी ने कहा। मैं इसका ऑडिशन ले लेता हूँ। उसकी बात सुनते ही कुलदीप खुशी से सिर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। मनीषा कांप उठी। मुझे किसी फिल्मों में काम नहीं करना, वह फूट फूट कर रो पड़ी। मगर कुलदीप जा चुका था। वह आदमी कुर्सी से उठा, धीरे से चलता मनीषा के पास आया। चलो ऑडिशन के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें ऐसी अदाकारी दिखानी है जैसे मैं एक जालिम पति हूँ, तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को मुझसे बचाना है। उस आदमी ने मनीषा को दोनों बाजुओं से थामा था। उसने होठों पर मुस्कुराहट सजा ली थी। मनीषा को पता चल चुका था ये सारा खेल क्या है। वह अब जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने अपनी बेबाकियों को थोड़ा बढ़ा दिया। मनीषा बुरी तरह से घबरा रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उस आदमी को जरा सा गुस्सा आया। अरे मैं कहता हूँ ऑडिशन दो, ये सब कुछ नहीं करोगी तो फिर तो फिल्मों में चांस का सोचना भी मत। उसने एक हाथ से मनीषा की कमीज खींचकर नीचे उतार दिया था। मनीषा का पूरा जिस्म खुलेआम हो गया था। वो बुरी तरह से चिल्लाई थी। जोर जोर से धक्का देकर उस आदमी को उसने पीछे किया था। वह कांप रही थी। नीचे गिरते उस आदमी को मेज का कोना लगा। उसके होठों से हल्की सी चीख निकली और चेहरे पर गुस्सा का भारी असर फैल गया। वह एकदम दहाड़ता हुआ अपनी जगह से उठा था। निकल जा मेरे कमरे से बाहर, बदतमीज लड़की।
ये सारा काम मैं प्यार मोहब्बत से भी करवा सकता था, कोई ज़रूरत नहीं है तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को फिल्म में चांस देने की। निकालो इसे बाहर। बाहर खड़े लोग उसके चीखने पर अंदर आ गए थे। कुलदीप उनमें से था। उसने कोने में थर-थर काँपती मनीषा को देखा, जिसका कपड़ा चारों तरफ से फट गया था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। तुम्हें कहा था जो वो कहेंगे वही करना है, उसके सर पर आकर चिल्लाया, मगर कुलदीप की लाख विनती करने के बावजूद भी वह आदमी अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मनीषा समेत उसे ऑडिशन रूम से बाहर निकाल दिया गया था। कुलदीप बहुत गुस्से में था। वह बार बार चिल्ला रहा था, मगर मनीषा का धड़कता दिल बड़ी तसल्ली में हो गया था। कम से कम उसकी इज्जत तो बच गई थी। उस रात कुलदीप ने घर लाकर उसे बुरी तरह से मारा था। वह चाहता था कि मनीषा उसकी कमाई का जरिया बन जाए, उसे ऐसी जगह भेजे जहां हर महीने उसे पैसे मिलते रहें। विमला देवी ने मशवरा दिया तो मनीषा कांप कर रह गई थी। ये लोग कितने आराम से उसके जिस्म का फैसला कर रहे थे, जो उसके कुछ नहीं लगते थे। मगर कुलदीप ने नाम में सिर हिलाया। नहीं, उन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। वे उसे लेकर मेरी रकम भी खा जाएंगे, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वह गहरी सोच में था। मनीषा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुलदीप ने जल्दी एक नया तरीका ढूंढ लिया। एक दिन वह घर आया तो बड़ा खुश लग रहा था। एक बड़ी कंपनी में तेरी नौकरी की सिफारिश की है। उसका मालिक जवान आदमी है। तुझे बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। कुलदीप की बात पर मनीषा ने अपना सर झुका लिया था। उसकी इच्छा के अनुसार अगले दिन तैयार होकर दफ्तर चली आई थी। ये तनिष्क के साथ उसकी पहली मुलाकात थी। उसे तनिष्क की सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया गया था। आपकी पढ़ाई कम है, लेकिन आपके भाई ने मेरी बहुत विनती की थी, जिसकी वजह से मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूँ। गंभीर शब्दों में कहते तनिष्क ने उसकी फाइल पर साइन किए थे। मनीषा ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका। वह कैसे लालची आदमी के साथ बन गई थी, जो पैसों की लालच में अब भाई बन बैठा था। उस दिन कुलदीप बड़ा खुश हुआ था। उसने अपना मंसूबा मनीषा को बताया तो उसकी आत्मा कांप उठी थी, मगर वह जो चाहता था वह सब कुछ करना पड़ा। उसकी मजबूरी थी। इसलिए अगले दिन चुपचाप वह तनिष्क के साथ मीटिंग अटेंड करने चली गई थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली कंधे पर छू कर गई थी, मगर फिर भी उसे 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये 3 दिन तनिष्क के सारे कारोबार में बिजी रहने के बाद भी ये सब कुछ छोड़कर वहीं अस्पताल में बैठा था। उसे छुट्टी मिली। वह उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ड्रॉप करने आया। मनीषा को पूरा विश्वास था कुलदीप उसे तनिष्क के साथ देखकर भड़क जाएगा, मगर कुलदीप तो बेहद खुश हुआ। साहब, आप उसे अपने घर लेकर जाएं। उसे महंगे इलाज और खुराक की ज़रूरत है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे पूरा कर सकता हूँ। उसने अपना और मनीषा का रिश्ता बताए बिना कहा था। मनीषा चुपचाप खुद को बेमोल होता देखती रही। तनिष्क ने पलटकर मनीषा को देखा। ठीक है, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, मेरे ही घर पर रहेगी। उसने चुपचाप गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ लिया था। कुलदीप ने खुशी से गाड़ी को वापस जाता देखा और सोचा, अब असल मज़ा आएगा। जब मनीषा उसी के घर में रहेगी तब उस पर इल्ज़ाम लगाना आसान होगा। तनिष्क ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी तो मनीषा ने निगाहें उठाकर देखा। वह घर किसी महल से कम नहीं था। आ जाओ नीचे। वह पलटकर उसकी तरफ आया था। नौकरानी के होने के बावजूद उसने दरवाज़ा खुद खोला। मनीषा चुपचाप नीचे उतर आई। उसके रेशमी बाल उलझे हुए थे, कपड़ों पर सिलवटें पड़ी हुई थी, चेहरे पर हल्का पीलापन था। तनिष्क ने नज़र भरकर उसे देखा। ये लड़की कब उसके दिल में अपनी जगह बना गई थी, उसे पता ही नहीं चला। धीरे से उसका हाथ थामते हुए वह उसे घर के अंदर ले आया था। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। डॉक्टर खुद घर आकर तुम्हारी मेडिसिन और मरहम पट्टी कर जाएंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नौकरानी से कह देना। मैंने तुम्हारे टेबल पर एक मोबाइल रख दिया है, उसमें मेरा नंबर सेव है, मुझे फ़ोन करके बुला लेना। वह नरमी से कहते हुए उसे समझा रहा था। मनीषा ने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा और चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। पता नहीं और कितना कुछ सहना बाकी था, तभी वह मुंह छुपाए उस रात फूट फूट कर रोने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब करवटें बदलते तनिष्क बेकाबू होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलते हुए वह मनीषा के कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया था। अंदर वह बेखबर सो रही थी। उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। तनिष्क ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सेक्रेटरी सिमटी हुई मुंह छुपाए बेड पर एक तरफ लेटी थी।
उसके लिए लाया गया खाना मेज पर यूं ही रखा गया था। तनिष्क के दिल को कुछ हुआ था। उस मासूम सी लड़की ने उसकी वजह से इतनी तकलीफ झेली थी। धीरे धीरे चलता हुआ वो बेड के पास आकर खड़ा हो गया। वह नींद में बड़बड़ा रही थी, टूटे फूटे शब्द और बार बार सिसकियां ले रही थी। उसका जिस्म झटके खा रहा था। तनिष्क के चेहरे पर हैरानी थी। पहली बार वह अचानक ही घुटनों के बल उसके सामने जमीन पर बैठ गया। मनीषा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जो अब एक नज़र में मनीषा ने जोर से उसका हाथ झटकते हुए सिसकी ली थी। मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं तनिष्क पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं एक अनजान आदमी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दूँ? वह फूट फूट कर रोने लगी थी। तनिष्क का दिमाग भग से उड़ गया था। ये क्या कह रही हो मनीषा? वह धीरे से बेड पर बैठते हुए उसके करीब हुआ था। वहीं पर वह जाग गई थी। कमरे के घने अंधेरे में उसने उस मेहरबान आदमी को अपने करीब देखा। एक झटके से वो उठ बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, पूरा जिस्म कांप रहा था। धीरे से उसे अपने साथ लगाते तनिष्क को वो उस वक्त बहुत तरसती हालत में लगी थी। मनीषा ने फूट फूट कर रोते हुए तनिष्क के सीने में अपना सिर छुपा लिया था। वह चाहता है कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं कि आपने बंद कमरे में मेरे साथ गलत काम किया है, ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट कर सके, जुर्माना के तौर पर आपसे एक बड़ी रकम ले सके। लेकिन वह उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे दूसरी जगह ले जाएगा और फिर तीसरी जगह पर। सारी जिंदगी मेरे जिस्म से खेलता ही रहेगा। वह सिसकते हुए कह रही थी, कौन है और ऐसा क्यों करेगा? धीरे से उसका चेहरा उठाते हुए तनिष्क ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ बेहद डर था। मनीषा को कुछ क्षणों बाद एहसास हुआ कि वो कहाँ है। वह तनिष्क के घर में थी और उसके सामने बैठा हुआ वह खूबसूरत इंसान तनिष्क था। वह उसकी मजबूत पकड़ में थी। मनीषा ने अपनी आंखें झुका ली। धीरे से उसने कुलदीप के बारे में सब कुछ बता डाला। तनिष्क बड़े ध्यान से ये सब कुछ सुनता रहा। फिर अचानक ही उठ खड़ा हुआ। मनीषा, तुम सोना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। वह पलटकर घर से बाहर निकल गया था। आधी रात को कुलदीप ने अपने दरवाजे पर जब तनिष्क को खड़ा देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मगर तनिष्क ने अगले ही पल उसे गुद्दी से दबोचते हुए घर से बाहर निकाला था। चल मेरे साथ। उसका जोरदार मुक्का कुलदीप के नाक पर पड़ा तो खून का एक फवारा छूटा और वे करा उठा था, तूने गलत जगह हाथ डाला है। अब तू उसी के सामने जाकर बताएगा कि तूने ये सब कुछ क्यों किया है। वह उसे घसीटते हुए गाड़ी में लाकर पटक रहा था। कुलदीप की जोर जोर से चीख निकलने लगी थी। सिर्फ आधे घंटे के बाद वह मुजरिम बना मनीषा के सामने खड़ा था। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। उसे विश्वास नहीं था तनिष्क एक आम मर्द से कितना अलग होगा। उसने तो मनीषा को अपनी इज्जत समझा था। ये बता, जब तूने उससे शादी कर ली थी तो फिर उसे एक पत्नी की तरह क्यों नहीं रखा? तनिष्क ने गुस्से भरे शब्दों में पूछा था। वह कहते हुए कुलदीप ने सिर झुका लिया। पत्नी के अधिकार देने के काबिल होता तो रखता ना। एक हादसे ने मुझे मेरी सारी मर्दानगी छीन ली थी। तब से मुझे औरत जात से ही नफरत हो गई थी। उसे देखकर भी मैंने पहले ख्याल यही सोचा था कि उसे अपनी कमाई का हिस्सा बनाऊंगा, और मैं कामयाब भी होता जा रहा था। अगर इस कामचोर लड़की ने ये खेल वैसे ही खेलने दिया होता जैसे मैंने उसे कहा था। उसने एक नफरत भरी निगाह मनीषा पर डाली। तनिष्क अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सामने बैठी मनीषा अभी तक कांप रही थी। बेड की पीठ से टेक लगाए वह सारे भरी निगाहों से कभी तनिष्क को देखती, कभी कुलदीप को। तनिष्क धीरे से चलता कुलदीप के सामने आया। हाँ, मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं तनिष्क हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करना जानता हूँ। और ये लड़की जिसे तूने बेवजह बिन गलती के इतनी बड़ी सजा दी, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह खूबसूरत थी, तुम्हारी कमाई का हिस्सा बन सकती थी। शर्म आती है तुझे मर्द कहते हुए, तू सच में नामर्द है। तनिष्क ने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा और उसे नफरत से मिलवा दिया था। कुलदीप जमीन पर गिर चुका था। उसका खेल अब खत्म हो चुका था। उसे पता था मनीषा मजबूत बाहों में है और वहां से अब बचकर नहीं निकल सकता। तनिष्क की एक और फ़ोन कॉल पर कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने ही उसने उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाए। कुलदीप से उसकी डिवोर्स हो गई थी। वह घर वापस आया तो मनीषा बेड पर उसी तरह बैठी थी। दरवाजे पर निगाह जमी हुई थी। जख्मी कंधे पर उसने अपना दूसरा हाथ रखा और दर्द हो रहा था। तनिष्क धीरे से चलता उसके सामने आकर बैठ गया। मनीषा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर बड़ी मेहरबान मुस्कुराहट थी। आज उसके दोनों डिम्पल साफ दिखाई दे रहे थे। मनीषा ने सिर झुका दिया। अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं, वह अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। मैंने तुम्हारे भाई का भी पता लगवा लिया है।
मेरे आदमियों ने उन्हें सारी बात बता दी और वे तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। उसने मनीषा के जिस्म में सारे कांटे चुन लिए थे। मनीषा की आंखों अब खुशी के आंसू तैरने लगे। देखो, अब मेरे सामने रोना मत। मैं तुम्हारे ये सारे आंसू अपने होठों से चूमना चाहता हूँ, मगर फिलहाल मेरे और तुम्हारे बीच एक मोहब्बत का रिश्ता जुड़ चुका है और कुछ ही दिनों में जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तो फिर मेरी और तुम्हारी। धीरे से उसका हाथ थामते हुए तनिष्क ने उसकी आंखों में झांक कर कहा था। मनीषा ने बेकाबू अपना सिर झुका लिया। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उतर आई थी। आखिरकार वह एक मजबूत बाहों में थी, जहाँ पर अब कोई कुलदीप जैसा इंसान उसे कुछ नहीं कर सकता था। जब मनीषा पूरी तरह से ठीक हुई तो उधर नैतिक का भी तनिष्क ने पता लगवाकर अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया था। वह भी बहुत अच्छा हो गया था। इन दोनों को ठीक होने में पूरे 4-5 महीने लग गए थे। उसके बाद नैतिक ने अपनी बहन की अपनी ममता की छत्रछाया में तनिष्क के साथ उसकी शादी कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी मनीषा बहुत डर रही थी, क्योंकि मनीषा को लगता था जब तनिष्क को मेरी सच्चाई पता चलेगी, मैं कंवारी नहीं हूँ। उस दिन वैन में जब किडनैप हुई थी, उन तीनों बदमाशों ने उसे एक साथ एक एक करके उसकी इज्जत को रोन दिया था और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। वह ये बात ना तो अपने भाई नैतिक को बता सकती थी, क्योंकि उसका भाई अभी अभी इतनी बीमारी से लड़कर ठीक हुआ था, और ना ही वह तनिष्क को खोना चाहती थी। जब एक दिन तनिष्क ने आकर उसे डायरेक्ट शादी की तारीख बता दी, वह बहुत घबरा रही थी। वह अपनी शादी के दिन भी खुश नहीं थी। वह सिर्फ डर में पड़ी हुई थी कि अगर हकीकत तनिष्क को पता चला तो उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जैसे ही फेरों का टाइम आया, वह बेहोश हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसका पूरा फिर से चेकअप किया तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह काफ़ी हद तक तो समझ गया था, लेकिन वह मनीषा के मुंह से सब सच्चाई सुनना चाहता था। फिर मनीषा ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। तनिष्क ने कहा, इसमें इस मासूम बच्चे की क्या गलती है। तनिष्क ने अपनी शादी की डेट बढ़ा दी और उन तीनों बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। मनीषा के राहों में अब कोई भी कांटे नहीं बचे थे। सारे कांटे एक एक करके खुलेआम होते गए थे। तनिष्क ने उन सभी कांटों को चुन चुन कर निकाल दिया था। उसको पूरे अपने दिल से अपना लिया था और आज मनीषा बेहद खुश थी। वह उस 34 साल के नौजवान के सेज सजाए बैठी थी। घंटों तनिष्क उसे निहारता रहा, फिर उसका घूंघट उठाया था। वह चांद से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। धीरे धीरे उसका घूंघट उठाते उसके होठों पर किस किया था। मनीषा बिल्कुल शर्म से उसकी बाहों में लिपट गई। उस दिन का किस्सा सुनाने लगी, जब तुम उस दिन मेरे सामने खड़े थे, मुझे अपने बाजुओं में भरा हुआ था। उस दिन मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे होठों को छू लूं, और भगवान ने मेरी सुन ली और आप आज पूरे के पूरे मेरे हो चुके हो। मैं आपको कहीं से भी चूम सकती हूँ। फिर मनीषा ने अपने दिल की बात की और उसने अपनी पिछली ज़िंदगी की बातें बताई, और उसके बाद वह रात उनकी बेहद खूबसूरती में बीती थी। मनीषा ने खुशी में अपने तन से खुद ही कपड़ों को अलग किया था। उसके साथ लिपट गई थी। तनिष्क 34 साल का नौजवान था। उसे इस तरह देखते ही बेकाबू हुआ था। उसकी गर्दन पर होंठ रखते, उसके गालों पर होंठ रखता, उसके ब्यूटी बॉन पर होंठ रखता हुआ वो पागल हुआ था। वह घंटों उसी सब में लगा रहा। मनीषा बड़ी जोर जोर से सिसकियां ले रही थी और तनिष्क को बेकाबू कर रही थी। उसने उसे बड़े प्यार से समेटा था और उनकी सुहाग रात पूरी हुई थी। अगले दिन तनिष्क ने उसको हुक्म दिया था वह ऑफिस छोड़कर अभी कॉलेज जाए। उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मनीषा ने कहा कि सेक्रेटरी तो मैं ही रहूँगी। मैं कॉलेज से आकर मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ रहूँगी। अब मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं रह सकती। ये बात मनीषा की मान ली गई थी और फिर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके बाद वह हमेशा साई की तरह तनिष्क के साथ रहती। उसकी सेक्रेटरी थी। मनीषा का हर दिन बड़ी खुशियों में बीत रहा था। पूरे 9 महीने के बाद आज मनीषा हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा या माँ, उनमें से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। डॉक्टर पेपर लेकर तनिष्क के सामने खड़ी थी। साइन करो, बच्चा या उसकी माँ को बचाना है। तनिष्क ने भीगी आंखों के साथ जल्दी से साइन किए। उसे अपनी पत्नी को बचाना था। कुछ ही देर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। मनीषा ने एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया था, जो दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें मूंद गई थी। उस बच्चे के लिए तनिष्क को बहुत दुख हुआ था। उसने भीगी आंखों से मनीषा से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मनीषा, बच्चे तो हम और भी बना लेंगे। मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी थी, मैंने इसलिए साइन किया था।
मनीषा ने उसको अपने गले से लगा लिया और कहा कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, और देखो ना, भगवान ने मेरी सुन भी ली। अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर ने एक और बात बताई थी। उसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मनीषा अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। तनिक से इस बात को बिल्कुल भी अपने सर पर नहीं चढ़ाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम बच्चे को कहीं से गोद भी ले सकते हैं। मुझे तो सिर्फ मेरी पत्नी मनीषा चाहिए। मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब उनके बीच में कोई कांटा नहीं बचा था। अब उनकी मोहब्बत दिन ब दिन दुगनी होती जा रही थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।